नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे इतिहास के सवालों पर जल्दबाजी, जिद या एजेंडा। अगर मीडिया सूचना, संवाद और समाचार व्याख्या का मंच है तो उसमें हर तरह के विचारों का आना लाजमी है। लेकिन हर तरह के विचार का मतलब क्या अनर्गल प्रलाप या अफवाह आधारित अभियान भी हो सकता है? हमने इस सप्ताह अपने मीडिया में ऐसी कुछ चीजें देखी जो सूचना और संवाद के लिहाज से बहुत सार्थक थीं, तो कई ऐसी भी रहीं जो मीडिया नैतिकता की रोशनी में देखें तो चिंता जगाती हैं। हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता आंदोलन के दो महानायकों नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हाल के कुछ समाचारों और विश्लेषणों की। इस सप्ताह एक और प्रकरण भी मीडिया में छाया रहा। वह था कश्मीर में अलगाववादियों की रैली और उस पर राज्य सरकार के रवैये से जुड़े समाचारों, खासकर टीवी समाचारों का। छोटे पर्दे पर ताल ठोंकते टीवी एंकरों का एक समूह, जिसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों तरह के चैनल शामिल हैं, खबर के बजाय सरकारों को ऑर्डर देते नजर आए। देश और समाज के बुनियादी मुद्दों और सुरक्षा संबंधी सरोकारों पर मीडिया की चिंता वाजिब है, पर सवाल है वह किस तरह व्यक्त हो, सूचना, संवाद और व्याख्या के जरिए या जजमेंट और ऑर्डर के जरिए। ऐसे ही कुछ सवालों पर आज हम मीडिया मंथन के इस अंक में चर्चा करेंगे अपने तीन खास मेहमानों से, जो अपने अपने क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ भी हैं। हमारे साथ हैं देश के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर सलील मिश्रा, लेखक पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय और राइजिंग कश्मीर के एडिटर इन चीफ शुजात बुखारी। हम आप तीनों का स्टूडियो में स्वागत करते हैं। शुरुआत हम नीलांजन आपसे करना चाहेंगे। बीते कुछ दिनों से टेलीविजन चैनलों पर, अखबारों में जिस तरह का कवरेज नेहरू और नेताजी के कॉन्टेक्स्ट में पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर जिस तरह का कवरेज दिखा, अगर आप देखते हैं क्या अंतर्दृष्टि उसमें आपको नजर आती है? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो बात है, इसका जो मेन जो बैकग्राउंड है कि पिछले अगर हम देखें कि 2 दशकों में एक समाज में एक जनरल सेंस ऑफ हिस्ट्री का बहुत ज़बरदस्त डिक्लाइन हुआ है। लेकिन उसके साथ-साथ ये नहीं कि सेंस ऑफ हिस्ट्री का डिक्लाइन हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बोलता है कि मेरे को इतिहासकार के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। हर एक कोई इंसान अपने आप को इतिहास के बारे में जानकार और विद्वान मानता है। ये नहीं देखता कि इतिहासकार जो इतिहास की जो चीज़ों पे जो बहस करते हैं, जिन चीज़ों पे बात करते हैं, उनको कितना जटिल तरीके से, कितने सालों लगा के वो लोग उनको समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद क्विक फिक्स सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है। नेताजी और वर्सेस बोस, इस डिबेट के पहले काफ़ी कुछ सालों से एक और डिबेट बहुत लंबी चली है कि नेहरू वर्सेस पटेल। हमेशा ये माना गया है कि नेहरू जी और पटेल जी में एक कोई प्रॉब्लम था, और पटेल जी को शायद, सरदार पटेल को शायद प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन वो एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थी जिसको उनको दरकिनार रख के नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। वो डिबेट खत्म नहीं हुई। आपने नया एक शगुफा छोड़ दिया कि नेताजी बोस को जो सरकार थी उस समय, वो स्पाइंग कर रही थी, क्योंकि खतरा था नेहरू को कि वो कहीं वापस ना आ जाएं। दरअसल क्या है कि इस मीडिया ने शुरू से एक चीज को नहीं हाईलाइट किया कि एक तो कि सरकारें हमेशा इतिहास में एडवर्सरीज को, अपने साथियों को, सर्वेलेंस का एक हमेशा अभिन्न हिस्सा रहा है, हमेशा किसी भी स्टेट क्राफ्ट का, तो वो एक रूटीन रहा होगा। दूसरी बात यह है कि बोस को अगर इस समय उछाला जा रहा है तो शायद क्या उसका कोई लिंक 2017 में जो वेस्ट बंगाल में जो चुनाव आने वाले, क्या उससे जोड़ के देखा जाना चाहिए। ये सवाल जो मीडिया को उछालने चाहिए थे, इसको उछालने में बिल्कुल फेल कर गए, और इसको पूरी तरह से नेहरू वर्सेस बोस के एक अच्छे खासे बॉक्सिंग मैच के तौर पे उतार दिया। प्रोफेसर मिश्रा, आप चूंकि इतिहासकार हैं, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के साथ जो मतभेद थे, ये उससे गांधी और अभी सुभाष चंद्र बोस के मतभेद थे। ऐसा नहीं कि कोई केवल नेहरू से उनके मतभेद थे, और पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में इस तरह के मतभेद कांग्रेस के विभिन्न मंचों पर बार बार झलकते रहते थे। लेकिन इस बार जो प्रसंग आया है इस विवाद का, इतिहास की तह में जाकर उन परतों को नहीं खोलता, बल्कि चुनिंदा बहुत ही सेलेक्टिव कुछ चीजों को लेता है। जैसे जासूसी उनकी हो रही थी, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ताइवान के एयर क्रैश में उस वक्त 1945 के अगस्त महीने में मारे गए थे या नहीं मारे गए थे, वो फैजाबाद में किसी गुमनामी बाबा के रूप में थे या नहीं थे, 1985 तक वो जीवित रहे। ये जो प्रसंग आए हैं, क्या समझते हैं आप एक इतिहासकार की दृष्टि से? क्या मीडिया ने ये इस पर न्याय किया? क्या मीडिया का जो पूरा अप्रोच है उसको कैसे आप देखते हैं, खासकर पाठकों के लिए, जो नई पीढ़ी के लिए?
हाँ, उर्मिलेश, 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि निश्चित रूप से हमारे नेताओं को लेके, अतीत को लेके जनता में, अखबार पढ़ने वालों में एक खास तरह का कौतूहल, खास तरह की क्यूरियोसिटी रहे, उत्सुकता होती है, और ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि उस कौतूहल को, उसके लिए जानकारी दे। ये तो बहुत जरूरी है। वो जानकारी बहुत बोझिल ना हो, रोचक हो, लेकिन बहुत ज्यादा सेंसेशनलिस्ट और छिछली भी ना हो, सतही भी ना हो। थोड़ा सा गहराई में जाने की जरूरत है। नेहरू बोस के संबंधों पे इतिहासकारों ने बहुत लिखा हुआ है। अभी जल्दी रुद्रांशु मुखर्जी की पूरी एक किताब आई है, जिसमें कि बहुत बेहतर तरीके से, बड़ी ही सटीक, कॉम्प्लेक्स तरीके से उस रिलेशनशिप को समझाया गया है। तो मुझे लगता है कि मीडिया की एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आज का एक सवाल है कि 1948 में ऐसा हुआ, उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और उस पर बहुत अच्छे अच्छे इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो थोड़ी सी उसकी झलक एक इंटरेस्टिंग तरीके से वो हमारे मैं बीच में हस्तक्षेप करने के लिए माफी चाहता हूं। जैसे ये ठीक है कि कुछ एक अंग्रेजी के बड़े अखबारों ने भी इस बार अफवाहों को ठोस सूचना या समाचार व्याख्या के तौर पे पेश किया, और चिंता जगाती है ये बात, क्योंकि वो अंग्रेजी के बड़े अखबार हैं। अगर कोई टीवी चैनल होता, उनके बारे में माना जाता है कि सनसनी पर ज्यादा जोर देते हैं। जैसे अवीक बर्मन के लेख छापे, वो ठीक ठाक व्याख्याओं के साथ है। इसके बाद आपने रुद्रांशु मुखर्जी का नाम लिया, नेहरू एंड सुभाष पैरेलल लाइफ्स। इस किताब के कुछ पहलू जो हैं, हेडलाइंस टुडे जैसे चैनलों में बहस में भी आए, और अखबारों में भी वो आए। इसके अलावा सुगातो बोस, हिज मैजेस्टी ओपोनेंट, आई मीन हिंदुस्तान टाइम्स में मैं पढ़ रहा था अभिषेक साहा की एक पीस, उसमें भी बहुत सारे पहलू उभर कर आए हैं। पूरा अगर मीडिया का बड़ा हिस्सा देखें तो वो सनसनी, वो नेहरू बनाम सुभाष, वो जैसा लगता है कि एक युद्ध का एजेंडा तलाशा जा रहा है और जनता को फीड किया जा रहा है। वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, वो दुर्भाग्यजनक है, इसलिए कि नेहरू सुभाष के संबंधों को पूरी जटिलता में देखे जाने की जरूरत है। कई सालों से वो साथ रहे थे, बहुत सारे मसलों पे उनकी चिट्ठियां हैं, वो बहुत साथ थे। किसानों का योगदान किस तरह से होना चाहिए, वर्किंग क्लास पे जो लेफ्ट विंग कांग्रेस में डेवलप हो रहा था, उसमें नेहरू और सुभाष बोस लगातार साथ थे। नहीं तो क्या माना जाए कि जो अगर डॉक्यूमेंट्स इतने सारे, इतनी फाइलें गोपनीय हैं, तो उनको पब्लिक करने को लेकर और इतनी सनसनी है, क्यों ना सब कुछ सामने ला दिया जाए? नहीं, बिल्कुल आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सामने आना चाहिए। और अगर और सामने आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि 48 में नेहरू, ये तय हो चुका था कि पटेल की मृत्यु हो, सुभाष बोस की डेथ हो चुकी है। नेहरू सुभाष बोस के बहुत नजदीकी संबंध थे। विश्व युद्ध 1938 तक, 1938 पे जरूर विश्व युद्ध को लेकर दोनों के बीच में थोड़े से डिफरेंस आने शुरू हुए, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे संबंध बने रहे। तो ये जो अफवाहें हैं, अगर सारे डॉक्यूमेंट, सारी बातें सामने आएंगी तो अफवाहें अपने आप दूर हो जाएंगी। और सुगातो बोस की किताब में भी कई अफवाहों का बिल्कुल खंडन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि उन्होंने एक इतिहासकार के नजरिए से, एक बैकग्राउंड में, एक कॉन्टेक्स्ट में, एक संदर्भ में सुभाष बोस और नेहरू के संबंधों को रखा है, और वही होना भी चाहिए। सुजात, एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है जासूसी का पहलू, और जाहिर है चूंकि आप एक सेंसिटिव, एक सरहदी सूबे से आते हैं जो बहुत संवेदनशील है, इस पहलू से आप वाकिफ हैं। जो ब्रिटिश पीरियड में बहुत सारे नेताओं की, उनके रिश्तेदारों की बहुत सारी जासूसी के आर्डर थे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आजादी के बाद भी एक खास ढंग का जो ब्यूरोक्रेसी का मानस होता है, नौकरशाही का मानस होता है, वो सिलसिला लंबे समय तक चलता रहे, और कोई ऊपर से बैठा आदमी भले निर्देश दे न दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नौकरशाही में ये सब जायज है? ऐसा हो सकता है क्या? ये तो जैसा कि आपने खुद कहा पहले ही कि ये जो कांग्रेस की लड़ाई थी या लीडरों का आपस में जो मतभेद था, ये तो एक रियलिटीज होती है। और खास तौर से जब आप एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे होंगे तो उसमें जो मतभेद है ये एक रियलिटी होती है, और सर्वेलेंस उसका एक हिस्सा होता है। लेकिन मैं कोई दूसरी बात कहना चाहूंगा, वो ये कि मुझे लगता है कि जिस तरह से मीडिया जितना बढ़ गया है इस मुल्क में, लेकिन उतना ही मुझे डिजेनरेशन लग रहा है। वो आप मुझे माफ करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जितने चिराग उतनी रोशनी, लेकिन यहाँ उसके बदले में जितने चिराग उतनी डार्कनेस दिखती जा रही है। क्योंकि जितना नीजर्क रिएक्शन है, जैसा कि इन्होंने सही कहा कि एक नीजर्क रिएक्शन है, और सारे एस्पेक्ट्स जो एक कंट्रोवर्सी के हैं उनको सही तनाजुर में नहीं देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि एक जैसे इसी कंट्रोवर्सी के बैकग्राउंड में अभी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात तो हो रही थी, कि शायद कल परसों मीटिंग भी हुई थी, कमेटी बन गई उस पर। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को एक नए सिरे से देखने की, रिव्यू करने की, आज की मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नए तकाजे हैं, उन नए तकाजों को मद्देनजर रखते हुए इनको रिव्यू करने की जरूरत है। नीलंजन, एक दिमाग में मेरे सवाल उभरता है कि अगर अनुजधर की जो किताब है, और जिसको मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया, बड़े अखबारों ने, बड़े चैनलों ने तो
इसी को मुद्दा बना दिया। गुमनामी बाबा जो फैजाबाद में उनके मुताबिक 1965 से 1985 तक रहे और उनका मानना है कि ये सुभाष चंद्र बोस थे। अगर गुमनामी बाबा 1965 से 1985 तक रहे और यह दावा किया जा रहा है कि लोग उनसे मिले, तो क्या यह भारतीय मीडिया का भयानक फेल्योर नहीं है, भयानक विफलता नहीं है कि 1965 से 1985 तक मीडिया ने कोई प्रोब नहीं की, कोई पड़ताल नहीं की कि आखिर ये गुमनामी बाबा जो फैजाबाद शहर में रहते हैं उनको पकड़ा जाए, वो सुभाष बोस हैं? तो देखिए, गुमनामी बाबा तो मीडिया ये मिस क्यों किया इस पूरी कॉन्टेक्स्ट को इस बात में भी? देखिए, गुमनामी नामी बाबा का नाम जो है भाई पहली बार हम लोगों ने नहीं सुना है। करीब 3 दशक हो गए पत्रकारिता में आए हुए। शुरू के सालों में भी मुझे याद है कि इसके बारे में अक्सर चर्चा होती थी। हम लोग फैजाबाद जाते थे कुछ दूसरी चीज को कवर करने के लिए, तब अयोध्या का विवाद 1986 के बाद से उसी का वो था। लेकिन हाँ, पत्रकार लोग आपस में जब दिन भर का काम खत्म होकर शाम को मिलते थे एक दूसरे से, तो जरूर बात करते कि भाई चलो अब ये तो हो गया, चल के गुमनामी बाबा को ढूंढा जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि जब तक कोई तथ्य नहीं उभर के आते हैं, तो जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में मुहावरा है कि वाइल्ड गूज चेस, आप किस चीज पे विश्वास करेंगे? जानने का सिर्फ पर्पज एक ही है, एक ही तरीका है, अगर सरकार अपनी फाइल्स को डिक्लासिफाई करे और सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस। लेकिन हम सरकार की फाइलों पर बाद में जाएंगे, हम तो मीडिया के इस समझ पर जाना चाहते हैं नीलांजन, कि एक तरफ आप गुमनामी बाबा का सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जब पंडित नेहरू की डेथ हुई उनकी शव यात्रा में भी ये गुमनामी बाबा, ये कहानियां नहीं है, ये मौजूद थे और उनकी फोटो कई चैनलों ने दिखा दी इस बार। मैं वही कह रहा हूं कि आज अगर इसको हम लोग सीरियसली दिखते, क्योंकि टेलीविजन को लगता है कि ये एक टूल है हमको व्यूअरशिप कैप्चर करने का, टोटली इरेस्पॉन्सिबल काम है, क्योंकि इसको जिस मीडिया ने पिछले 30 सालों में इसको ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिया है, तो आज आप क्यों दे रहे हैं? महज सिर्फ टीआरपी पॉइंट्स बढ़ाने? क्या ये सूचना और जानकारी देने के अपने दायित्व के बिल्कुल खिलाफ नहीं जाता है? नहीं, मेरे ख्याल देखिए बिल्कुल जाता है, और इसलिए जाता है क्योंकि आप कोई खास जाके खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। ये कथाओं और गल्पों को मुझे नहीं पता है कि कितने टेलीविजन चैनल स्टूडियो से बाहर निकल के वाकई गुमनामी बाबा या जो भी बाबा थे उनके तथाकथित आश्रम में जाके उनके कुछ लोगों से बात करके, फैजाबाद के किसी लोकल पत्रकार, बहुत पुराने, मैं वही कह रहा हूं कि वहां भी पत्रकार हैं वहां पे, मुझे याद है नाम शीतला सिंह, बहुत जनमोर्चा बड़ा अखबार है वहां का, बड़ा अखबार है, तब कब से लेके अयोध्या में वो अखबार चलाते हैं। नहीं, वे सभी लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये सब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत कहानी है, ठीक है, मतलब मजे लेने वाली कहानी। लेकिन उसको अगर राष्ट्रीय मीडिया आज इस तरह सीरियसली पेश करता है पहले पेज पर, नॉन सीरियस एक्चुअली मेन स्ट्रीम बनती जा रही है हमारे मीडिया में। पेज 3 जो है पेज 1 बन गया है। हम एक छोटा अंतराल अभी लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो हम देखेंगे कि देश के एक बड़े हिस्से में कश्मीर के घटनाक्रमों को कैसे लिया जा रहा है। अंतराल के बाद मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे तीनों मेहमान आप शुजात बुखारी हमारे साथ हैं नीलांजन मुखोपाध्याय और साथ में प्रोफेसर सलील मिश्रा। शुजात, हम चर्चा की शुरुआत इस बार अंतराल के बाद आपसे करते हैं, चूंकि आप कश्मीर को बखूबी समझते हैं, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको आंखों देख रहे हैं। सिर्फ मैं 15 और 16 तारीख के घटनाक्रम पर नहीं जानना चाहता और न अपने दर्शकों के लिए उस पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि सरकार नई जब से बनी है तब से क्या जो मीडिया का जो पूरा अप्रोच है, मीडिया का जो पूरा कवरेज है, उसका पर्सपेक्टिव जो सामने उभर कर सामने आ रहा है, वो आपको ले देकर कैसा लग रहा है? कश्मीर के बाहर का जो राष्ट्रीय मीडिया जिसको आप कहते हैं। देखिए उर्मिला जी, मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय मीडिया है ये कोई नई बात नहीं है कि जिस तरह से ये आज 15-16 को बिहेव कर रहे हैं, ये काफ़ी देर से इस तरह से बिहेव करते आ रहे हैं। और हमारा जो मसला है, हमारी जो कंप्लेंट है, हमारी जो शिकायत है, वो यही है कि आप सारे जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है, आप उसको बैलेंस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि सिर्फ 4-5 दिन पहले त्राल में एक लड़की की मौत हुई, उसमें इंक्वायरी भी हुई और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आर्मी को बताना चाहिए कि ये क्यों मारा गया। लेकिन उस वाक़े को इस तरह से नहीं पेश किया गया जैसे कि आप एक मसरत आलम को लेके उसको एक बहुत बड़ा लीडर पेश करके आप उसको लोगों के सामने रख रहे हैं। और मुझे अफसोस है कि जिस तरह से खासतौर से टीवी चैनल्स ने इसमें एक गैर जिम्मेवाराना तरीके से जो रोल अदा किया है, ये इन्होंने 2010 में भी किया। 120 लोग मरे तो उस पर तो कहीं मीडिया में चर्चा नहीं हो रही थी कि
भाई ये क्यों हो रहा है। जहां तक इस विषय का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि बहुत अफसोस की बात है कि दिल्ली में बैठ के टीवी चैनल्स में बैठ के आप एसएचओ भी बन रहे हैं, आप मजिस्ट्रेट भी बन रहे हैं, आप जज भी बन रहे हैं और आप यहां से कह रहे हैं कि भाई किसको गिरफ्तार करना है, किसको गिरफ्तार नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं पूरी दुनिया को कि 71% लोगों ने वोट दिया कश्मीर में और बड़ा वर्डिक्ट आ गया और उसके नतीजे में एक सरकार बनी, वहां पे एक लेजिटिमेट सरकार है, लेकिन उस सरकार को आप कह रहे हैं कि नहीं जी आपने जो भी फैसला लेना है आपको होम मिनिस्ट्री से एक अप्रूवल लेना है, अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है या किसी को रिहा करना है। अगर एक सरकार है, एक दो पार्टियों में सरकार बन रही है, जो भी वो फैसला कर रहे हैं वहां पे वो ग्राउंड को देख के फैसला करेंगे और अगर उसका कोई कॉन्सिक्वेंस खराब होगा वो उसको भुगतेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि एजेंडा सेटिंग जो है मीडिया की, इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया का एक हक बनता है, एक राइट है, एक ड्यूटी है कि वो मुद्दों को उठाए, लेकिन वो इस तरह से मुद्दों को ना उठाए कि वो कहें कि नहीं जी इसको अरेस्ट करना है और उसको अरेस्ट नहीं करना है। लेकिन तो निरंजन, क्या आपको लगता है कि मीडिया जो कह रहे हैं शुजात बुखारी कि एक जजमेंटल हो रहा है या एक ट्रायल जैसा कि आप ये करो या ये फैसला हमारा है, ये तो कश्मीर के बाहर के घटनाक्रमों पर भी इस तरह का अप्रोच मीडिया का दिखता है, लेकिन कश्मीर स्पेसिफिक क्या आपको ऐसा लग रहा है जो वाकई चिंता का विषय है? हम लोग रिपोर्टिंग और एनालिसिस के आगे जजमेंटल होते जा रहे हैं। हम लोग मानते हैं कि हमने ठेका ले रखा है हिंदुस्तान में सबको उपदेश देने का। हमने अपना पर्पस बना लिया है कि हमारा काम है कि हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दें कि आप ये करें। हम लोग प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री को उपदेश देते हैं। एनालिसिस से हटके हम लोग एडवाइजरी रोल में अपने आप को ज़्यादा देख रहे हैं। ये एक मेजर जो एक बहुत नेगेटिव ट्रेंड देखने को आया। कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि कश्मीर के फ्रेमवर्क में पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले कश्मीर के ऊपर राजनीति करते हैं अपने वोट बैंक को हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में उसको कंसोलिडेट करने के लिए। और उस पर्टिकुलर गेम में हम पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके गेम में फंस जाते हैं और हम लोग उनको प्रमोट करते हैं। उससे वजह से क्या होता है कि जो एलिनेशन है कश्मीर में, कश्मीर के लोगों का जो एलिनेशन कि हमको हिंदुस्तान के बाकी हिस्से के साथ नहीं जोड़ के देखा जाता है, हम लोगों को अलग रखा जाता है, वो पर्पस बढ़ जाता है। अब जैसे देखिए आप, जब से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी तो सबसे पहले वो होने लगा कि सेपरेटिस्ट चीफ मिनिस्टर। उसके बाद जिस तरह से जो बयान हुआ शुरू में जो मसरत आलम को लेके जो रिपोर्टिंग हुई वो ये हुई कि जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद दफ्तर में घुसे और सबसे पहले अपने चपरासी को बुला के बोला कि आइए और मैं वो उसको जरा मसरत आलम को रिलीज करना है, जबकि ये नहीं रिपोर्ट की किसी अखबार वालों ने या किसी टेलीविजन चैनल ने कि इसकी एक सर्टेन प्रोसीजर चल रही थी और वो प्रेसिडेंट्स रूल के पीरियड में फाइल्स मूव हो चुकी थी। कोई भी सरकार होती चाहे ना होती तो शायद ये प्रोसीजर होना था। ये इंडियन एक्सप्रेस ने पहली बार सामने लाया, खासकर राष्ट्रीय अखबारों में। अगर देखा जाए ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको हम लोग छोड़ देते हैं। दूसरी बात ये कि कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा वक्त लूंगा कि हम लोग ये मानते हैं, हम लोग लेबल दे देते सेपरेटिस्ट। सवाल ये है कि कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जो भी भारत सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है उसको सेपरेटिस्ट, उसको प्रो पाकिस्तान हम लोग ऐलान कर देते हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग प्रो सेपरेटिस्ट का मतलब है वो टेररिस्ट भी है। तो जो बाउंड्रीज हैं, जो अलग अलग खेमों में जो रहनी चाहिए वो हम ब्लर कर देते हैं और इसके पीछे मेरे ख्याल से मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल छोड़ दे रही है। प्रोफेसर मिश्रा, मैं एक इतिहासकार के नजरिए से मैं समझना चाहता हूं कि क्या जो एक पहलू यह भी मीडिया में है कि चूंकि हिस्ट्री के साथ मीडिया का जो रिश्ता है बहुत सारे और जो शाखाएं हैं ज्ञान की, आधुनिक शाखाएं उनके साथ है, उनको लेकर बहुत कमजोर है। हम स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं, हम सिनेमा के कवरेज में बहुत आगे हैं, एक्सपर्टाइज उसमें लोगों का है, क्रिकेट में तो खासकर है, फैशन इंडस्ट्री में खासकर है। लेकिन अगर आप इतिहास के बारे में देखें, विज्ञान के बारे में देखें, तो उसका ग्रामीण विकास के बारे में देखें तो उसमें एक्सपर्टाइज कम है। क्या यह भी एक पहलू है कि कश्मीर की जो बुनियादी जो समस्याएं हैं या कश्मीर की जो हिस्ट्री के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं उसके बारे में गैर जानकारी भी हमसे कई बार जल्दबाजी या जिद या एजेंडा सेट कराती है हमसे मीडिया में? हाँ, ऐसा है। दो तीन बातें हैं उर्मिलेश जी। पहला तो यही कि हमारा मीडिया जो है
खासतौर पे कॉम्पिटिटिव सेंसेशनलिज्म के दौर से गुजर रहा है। एक कंपटीशन ये है कि ज्यादा सेंसेशनलिस्ट या ज्यादा सनसनीखेज कौन अखबार हो सकता है, तो उसमें आउटडू करने की होड़ लगी रहती है। अब कश्मीर का जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, जो कि बहुत ही डीपली फ्रैक्चर्ड, जिसमें ओपिनियंस हैं, देश में कोई एक राय नहीं है, उसका एक खास आइडियोलॉजिकल बेस भी है, जिसका मतलब ये होता है कि हम एक ऐसे मसले से डील कर रहे हैं जिसमें कि मीडिया से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा रेस्ट्रेंट और जिम्मेदारी के साथ कश्मीर को रिपोर्ट किया जाए। लेकिन साथ ही साथ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, मीडिया किसी ना किसी सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे लोगों की एक खास उम्मीद होती है कि मीडिया को ऐसा ना करके ऐसा करना चाहिए। शुजात भी अभी यही कह रहे थे कि ये चाहते हैं कि मीडिया ऐसा ना करके ऐसा बताए। लेकिन सवाल है कि मीडिया, उससे हम ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो ये जो डिलेमा में मीडिया फंसा हुआ है, काफी मसलों में कश्मीर जैसी जो खबरें हैं वो इस कैजुअलिटी में ये इसका शिकार हो जाती है। शुजात, एक पहलू और उभरता है हमारे दिमाग में कि क्या जो एक अजीब तरह की होड़ मची है कि कौन ज्यादा से ज्यादा उत्तेजक या भड़कीली बातें करेगा स्टोरियों में, खासकर हिंदी चैनलों में, और अंग्रेजी का भी एक बड़े कई कुछ बड़े चैनलों में। हालांकि अंग्रेजी में कुछ चैनलों ने बहुत समझदारी भरी, बहुत ही विवेक सम्मत डिस्कशंस भी कराए हैं इस पहलू पर, ये मैं जरूर तारीफ करूंगा उनकी। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे नेताओं में कई बार आजकल देखा जाता है कि ज्यादा उत्तेजक बयान देने की होड़ है, वैसे मीडिया में भी, खासकर एंकर्स में, प्राइम टाइम में ये होड़ सी मच जाती है। तो क्या इसका आप क्या समझते हैं? आप एक बड़े अखबार के संपादक हैं कश्मीर के, क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? क्योंकि स्पॉट रिपोर्टिंग लगातार कम हो रही है कश्मीर की, खासकर राष्ट्रीय मीडिया द्वारा। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि सबसे बड़ा मसला जो इसमें है वो ये कि नेशनल मीडिया जो है वो इंडिया के लिए एज ए लार्ज अगर देखेंगे हम एक बहुत बड़ा डिसर्विस कर रहे हैं कश्मीर के तनाजुर में, अगर हम देखें इसको। क्योंकि जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन और एक ही साइड जो सिचुएशन का आ रहा है, मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन ये गिलानी साहब का रिसेप्शन था वहां पे 3000 के करीब लोग थे और सब लोग वहां पे नारे लगा रहे थे, जिस नारे पे विवाद उठा। लेकिन ये एक रियलिटी है, आप भी कश्मीर कवर कर रहे हैं पिछले 20 साल से, ये एक ग्राउंड रियलिटी है और इस ग्राउंड रियलिटी को हम इनकार नहीं करेंगे। और जब तक हम इसका इनकार करते रहेंगे तब तक कश्मीर में सिचुएशन ठीक नहीं हो जाएगी। आप देखिए कि पिछले 10 बरसों में जो सिचुएशन वहां रही, जो एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट इस वक्त है कश्मीर में 2008 के बाद, उसकी वजह जो है वो आउटपोरिंग जो है वो आपने परसों सड़कों में देखी। आपने त्राल में देखा कि जिस तरह से लड़का मारा गया तो हजारों लोग वहां उसके जनाजे में थे। मिलिटेंट मारा जाता है, पाकिस्तानी मिलिटेंट होता है, पाकिस्तान का शहरी होता है, मिलिटेंट बन के आता है, वो मरता है, उसके जनाजे में 5000 लोग आते हैं। आप इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इसको और कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक हार्ड रियलिटी है, ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है कि कश्मीर को एक पॉलिटिकल अप्रोच की जरूरत है। लेकिन नीलांजन, ये बात सही है कि अगर हम कश्मीर वैली के हालात देखें तो उसमें प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स बहुत कम, माने अगर आज के दौर में देखें, खासकर 2002 से 2010 का जो दौर रहा है, ठीक है, तमाम उतार चढ़ा हुआ, लेकिन इसके बाद मानना भी पड़ेगा कि कश्मीर के हालात बहुत सुधरे हैं और उसमें प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं अलगाववादियों में बहुत कम हैं। हाँ, व्यवस्था से नाराजगी है, केंद्र से नाराजगी है, अपनी सरकार से नाराजगी लोगों में है, ये बात सही है। लेकिन उस नाराजगी को कैसे लिया जाए, मीडिया कैसे कवर करे और शासन कैसे उसको देखे, और शासन और मीडिया के बीच क्या एक दूसरे को देखने समझने का अप्रोच हो, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बातें। एक तो ये कि ज्यादातर जगह जो लोग आजकल लीडरशिप के पोजीशंस में, शायद उन्होंने वो पिछला दौर नहीं देखा जिसको हम लोग बहुत बुरा वक्त बोलते थे कश्मीर का। 2002 की आपने बात की, 13-14 साल हो गए उस बात को। 13-14 साल में पूरा जनरेशन बदल गया है जर्नलिज्म में। आजकल के जो ज्यादातर जो लोग जो फील्ड में हैं या फिर स्ट्रैटेजिक पोजीशंस में हैं अलग अलग चैनल्स में, चैनल्स की बात कर रहा हूं क्योंकि चैनल्स ही एक तरह से मूड सेट करता है नेशन का, तो उनको कोई सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, वही प्रॉब्लम। दूसरी चीज जो शुजात ने जो बात बोली, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। क्या हम लोग याद कर पाते हैं कि कब फील्ड रिपोर्टिंग कश्मीर से हुई है, कब होती है? जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, कुछ लाशें दिखानी होती हैं, कुछ या इन्फिल्ट्रेशन होती है बड़ी, या कोई करगिल जैसा। लेकिन जो आम कितनी रिपोर्टिंग हुई है बाढ़ के बाद जाके फील्ड में जाके देखने का कि कितनी बाढ़ के बाद कितने इफेक्ट उसके अभी भी रहे हैं। अभी हाल में फिर कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो उसके बारे में फील्ड रिपोर्टिंग नहीं होती। जब तक फील्ड रिपोर्टिंग नहीं होगी तब तक ट्रुथ
सामने नहीं आया। मतलब आप कहना आप लोग ये चाहते हैं, मुझे जो लगता है कि कश्मीर के जो हालात हैं, खासकर घटना स्थल पर जाकर रिपोर्टिंग अगर होती है, अगर मीडिया उसको संजीदा ढंग से देखता है चीज़ों को, चाहे वो चीज़ें जिस शक्ल में भी हों, अगर उनको उभारता है, तो शायद कश्मीर की आवाम से, कश्मीर की सच्चाइयों से हम रूबरू होंगे और देश के हित में ये होगा, क्योंकि हमारे लेखन से, हमारी व्याख्या से, हमारे सूचना देने से सरकार को भी, समाज को भी कश्मीर को समझने में आसानी होगी। इन शब्दों के साथ आप तीनों लोगों ने दोनों विषयों पर जिस तरह बेबाक ढंग से चर्चा की है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं अपने दर्शकों की तरफ से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का खास तौर पे इस कार्यक्रम को देखने का। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।